हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 21 सितंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं कि आर्थिक आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं। देखिए, हाल फिलहाल में ये मामला काफ़ी हाईलाइट में था क्योंकि कुछ याचिकाएं इसमें डाली गई थी कि कहीं ना कहीं जो 103वें संविधान संशोधन के तहत EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो आरक्षण दिया गया था वो संविधान का उल्लंघन था। उस संविधान का उल्लंघन था जिसमें और एसटी एससी और ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए बोला कि इसमें कहीं भी किसी भी आरक्षण का उल्लंघन नहीं हुआ है क्योंकि जो सुविधाएं उनको पहले से दी जा रही हैं SC ST को वो पर्याप्त हैं और उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया गया है, बल्कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको लाभ देने के लिए ये योजना लाई गई थी और जो कि सही रूप में कार्य कर रही है। अब EWS का आपको पिछले वीडियो में भी बताया गया था कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं। देखिए, जिस परिवार की आय 8 लाख से कम होती है सालाना, जिनकी कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से कम होती है, आवासीय घर 1000 वर्ग फीट से कम होता है, अधिसूचित नगर पालिका में जिनका मकान 100 गज से कम होता है, गैर अधिसूचित नगर पालिका में 200 गज से जिनका प्लाट कम होता है यानी कि जमीन कम होती है, उनको EWS का आरक्षण दिया जाता है। अगर हम बात करें, संविधान में अभी तक 49.5% आरक्षण की सुविधा है, जिसमें SC को 15%, ST को 7.5% और OBC को 27% का आरक्षण दिया जाता है। मंगलवार को याचिकाओं की ओर से जब बहस पूरी हुई उसके बाद अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने अपना पक्ष रखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। इस अधिकार का उल्लंघन तब होता जब दो समान श्रेणियों के साथ अलग अलग व्यवहार हो रहा होता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। और SC ST और OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान करने वाले संवैधानिक उपबंधों और अनुच्छेदों का भी इसमें हवाला दिया गया, यानी आर्टिकल का हवाला दिया गया। उन्होंने नौकरी व प्रोन्नति में आरक्षण, विधानसभा, पंचायत आदि की सीटों में आरक्षण से जुड़े प्रावधानों का भी उल्लेख किया है। इसमें इसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो UU ललित कर रहे हैं और इसमें जो अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल ने कहा कि SC ST को आरक्षण का भरपूर लाभ मिल रहा है, उनके लाभ में कहीं भी कोई कमी नहीं है, ना उनका कोई अधिकार इसमें छीना जा रहा है, ना उनके अधिकारों का इसमें हनन हो रहा है। तो इसलिए ये वैध है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी तरफदारी कर दी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में ढांचागत सुविधाएं बढ़ाएंगे भारत, फ्रांस और UAE। सबसे पहले हम मैप के द्वारा समझते हैं कि ये हिंद प्रशांत क्षेत्र है कहाँ। अब देखिए, ये है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में आप देख रहे हैं कि ये है हिंद प्रशांत क्षेत्र, हिंद क्षेत्र और ये है प्रशांत क्षेत्र। तो आप और ये रहा हमारा भारत और ये है पूरा एशिया। एशिया में ये रहा भारत। अब यहां पर आपको समझ में आ गया कहां पर हिंद सागर है और कहां पर प्रशांत सागर है। इस मैप में समझ में आ गया। और इस मैप में ये समझिए कि किस क्षेत्र को हिंद प्रशांत क्षेत्र कहा जाता है। इस पूरे क्षेत्र को जो आप सर्किल में देख रहे हैं इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र बोला जाता है। तो आज आपको मैप के द्वारा समझ में आ गया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र क्या है। और ये हिंद प्रशांत क्षेत्र हमेशा चर्चा में इसलिए रहता है क्योंकि चाइना इस पर अपना अधिकार जमाना चाहता है और कहीं ना कहीं वो अधिकार जमाता भी है। दूसरे देशों की जो समुद्री सेना या फिर जो पोत आते हैं उनको एंट्री नहीं करने देता है या उनको कहीं ना कहीं परेशान करता है। इसलिए चीन के दबदबे को भी कम करने के लिए कई देश इसमें एक साथ जुट रहे हैं। पिछले हफ्ते भारत की यात्रा पर आई फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने एक अहम बयान दिया था कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की कूटनीतिक क्रांति का भारत अगुवा है और फ्रांस इस क्षेत्र में हर कदम पर भारत के साथ है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बन जाता है करंट अफेयर्स का कि अगर आपसे पूछता है कि हाल ही में भारत की यात्रा पर किस देश की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना भारत आई थी, तो उसका राइट आंसर होगा फ्रांस।
कोलोना के इस बयान का महत्व इस बात से भी लगाया जा सकता है कि न्यूयॉर्क में वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मिलकर दोनों देशों की हिंद प्रशांत रणनीति के बीच बेहतर सामंजस्य बनाने की रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी हैं। पहले कोलोना व जयशंकर ने यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नह्यान के साथ त्रिपक्षीय बैठक की और उसके बाद मंगलवार देर रात भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की भी बैठक होने वाली है। भारत और फ्रांस हिंद प्रशांत क्षेत्र के अन्य देशों के साथ मिलकर भी अपने रणनीतिक रिश्तों को नया आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं। एक योजना यह भी है कि वे दोनों देश मिलकर इस क्षेत्र के छोटे छोटे देशों में ढांचागत सुविधाओं को विकसित करें। यूएई फ्रांस भारत के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक में हुई चर्चा में भी यह अहम मुद्दा रहा है। इन तीनों देशों के बीच यह पहली बैठक है। आने वाले दिनों में इन देशों के बीच रणनीतिक व आर्थिक सहयोग को और ज्यादा विस्तार मिलेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। 2047 तक देश को पर्यटन क्षेत्र में अग्रणी बनाने की तैयारी में केंद्र। देखिए, आज़ादी के जो 75 साल पूरे होने वाले हैं और पूरे होने पर देश जब विकास के नए लक्ष्यों को हासिल करने में जुटा है, ऐसे में कोरोना काल में पटरी से उतरे पर्यटन क्षेत्र को अब पटरी पर लाने की जो योजना चल रही है या रफ्तार चल रही है, उस पर कई चीज़ें अब सामने आ रही हैं, कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। जैसे कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 20 देशों के दूतावासों में भी ऑफिस खोले जाएंगे ताकि सुगमता के साथ उनको वीज़ा, पर्यटन वीज़ा सब कुछ उपलब्ध कराया जाए, उनको सहूलियत दी जाए। सरकार ने अगले 8 वर्षों में पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाई देने का ऐलान किया है। इसमें पर्यटन में लगभग 14 करोड़ नई नौकरियां भी सृजित होंगी। देश में जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र की हिस्सेदारी $250 अरब तक पहुंचाने और 2.5 करोड़ विदेशी पर्यटकों का भी लक्ष्य रखा गया है। राज्यों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के अंतिम दिन केंद्र सरकार ने एक अहम घोषणा पत्र भी जारी किया। इसके जरिए केंद्र ने पर्यटन क्षेत्र में अपनी भावी उड़ान को स्पष्ट किया है। पर्यटन के छोटे और दीर्घकालिक लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। भारत इस लक्ष्य को हासिल करने को लेकर इसलिए भी उत्साहित है क्योंकि अगले साल देश में होने वाले G20 बैठकों से उसे बड़ी उम्मीद है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि वायुसेना प्रमुख बोले कि हाइब्रिड युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी, उन्होंने कहा है कि हमारे पड़ोस में माहौल आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर है, इसलिए हमें हाइब्रिड वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। अब ये हाइब्रिड वॉर क्या होता है? देखिए, हाइब्रिड वॉर एक छद्म युद्ध है। यह वह सैनिक रणनीति है जिसमें परंपरागत युद्ध के साथ साइबर और मनोवैज्ञानिक युद्ध भी मिलकर लड़ा जाता है। यानी कि जो आमने सामने की लड़ाई होती है, उसके अलावा जो टेक्निकल लड़ाइयाँ होती हैं या फिर मनोवैज्ञानिक किस तरीके से दबाव बनाया जा सकता है, कूटनीतिक युद्ध जो होता है। हाइब्रिड वॉर के तहत अफवाहें, भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं। नियमित ऐसा करते रहने से आम जन की सोच बदल जाती है। इंटरनेट मीडिया के वर्तमान दौर में ऐसा करना तो और भी आसान है। विशिष्ट चुनौतियां हाइब्रिड युद्धों से है और देश को इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि दूसरे देश भी भारत के साथ ऐसा करते हैं। तीव्र आर्थिक विकास ने देशों को सैन्य प्रौद्योगिकी और उससे संबद्ध अनुसंधान और विकास में भारी निवेश करने की अनुमति दी है। स्वदेशी अनुसंधान, हथियार व नेटवर्किंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष का प्रभाव दुनिया भर में महसूस किया जा रहा है। कई छोटे देश पहले से ही अति मुद्रास्फीति के कारण राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता का खामियाजा भुगत रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि विशाखापट्टनम से बाहर होगा इस साल नौसेना दिवस। इस साल वार्षिक नौसेना दिवस विशाखापट्टनम से बाहर होगा। अभी तक नए आयोजन स्थल के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन मुंबई के नाम पर विचार किया जा रहा है। 1971 की लड़ाई की जीत का जश्न हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस ऐतिहासिक दिन के लिए हर साल विशाखापट्टनम में सारे युद्धपोत और नौसैनिक जहाज जुटते हैं और समारोह में शामिल होते हैं। लेकिन इस बार प्रशासन ने थल सेना और वायुसेना की ही तरह मूल स्थान से अलग किसी स्थान पर नौसेना दिवस मनाने की घोषणा की है। यह पूछे जाने पर कि क्या नौसेना दिवस समारोह को भी विशाखापट्टनम से बाहर किसी स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा, नौसेना के एक सूत्र ने कहा कि हाँ, ऐसी संभावनाएं हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करेंगे भारत मिस्र।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कायरो में अपने समकक्ष जनरल मोहम्मद जकी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और बढ़ाने के लिए कई पहलुओं पर व्यापक चर्चा हुई। इस दौरान राजनाथ सिंह ने रक्षा सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। राजनाथ रविवार से मिस्र के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि इस कदम से न केवल भारत और मिस्र के बीच संबंधों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि दोनों देशों के बीच संबंधों को नई गति भी मिलेगी। राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट करके कहा कि मिस्र के रक्षा मंत्री जनरल जको के साथ बैठक हुई। रक्षा सहयोग पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से दोनों देशों को एक नई गति मिलती है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। शांति कुंज अधिष्ठात्री सैल दीदी को वैश्विक प्रियदर्शनी पुरस्कार। शांति कुंज अधिष्ठात्री सैल दीदी को वर्ष 2022 का वैश्विक प्रियदर्शनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें उनके आध्यात्म और नारी जागरण के क्षेत्र में दिए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रियदर्शनी एकेडमी की ओर से दिया गया है। शांति कुंज अधिष्ठात्री सैल दीदी के मार्गदर्शन में अब तक हजारों अशिक्षित नारियों से लेकर लाखों उच्च शिक्षित बहनें अंधविश्वासों और मूढ़ मान्यताओं से मुक्त हो रही हैं। वह इस अभियान को और आगे बढ़ाने में जुटी हैं। चलिए, एडिटोरियल पेज हम अलग वीडियो में डिस्कस करते हैं। और आज का एडिटोरियल बहुत अच्छा है, क्योंकि संघाई सहयोग संगठन कितना सार्थक है, उसका भारत पर क्या प्रभाव है, भारत किस तरीके से उसमें हिस्सेदारी यानी कि अपना प्रभाव रखता है, विश्व समुदाय पर इसका क्या असर है, इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि एक ही केवाईसी से होंगे सभी बैंकिंग काम। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आने वाले समय में सभी वित्तीय संस्थानों के लिए एक ही केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर कराने की जरूरत होगी। इस प्रकार की प्रणाली तैयार की जा रही है। अभी अलग अलग वित्तीय संस्थानों के लिए अलग अलग केवाईसी कराने की जरूरत होती है। एक ही केवाईसी होने से वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। देखिए, फिक्की के कार्यक्रम में वो संबोधित कर रही थी, और इससे क्या होगा कि कई बार आपको अपनी केवाईसी कराने की जरूरत नहीं होगी, हर जगह आधार देने की जरूरत नहीं होगी। एक ही बार केवाईसी जब आप करा लेंगे तो इस तरीके से लिंक कर दिया जाएगा कि जब भी आप अलग अकाउंट या कुछ जितने भी आपने अकाउंट ओपन किए होंगे या फिर आपके जितने भी वित्तीय लेन देन होंगे उसमें वही केवाईसी शो करेगा। और ये सब होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से, यानी कि इसको बढ़ावा देने की भी इसमें प्रयास किया जा रहा है। अब इसमें नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने भी बोला है कि जो अभी तक यूपीआई से 6.28 यानी 6.28 अरब ट्रांजैक्शन के जरिए 10,62,000 करोड़ रुपए का जो लेन देन किया गया है, उसको साल के जून के माह में जो 7% अधिक रहा है उसको और भी अभी बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि फिनटेक उद्योग को सुरक्षा पर लगातार काम करने की जरूरत है। अब फिनटेक उद्योग क्या है? देखिए, अगर हम फिनटेक कंपनी को समझें तो एक कंपनी जो अपने ग्राहकों के लिए सर्वोत्तम संभव तरीके से अपनी वित्तीय सेवाओं की पेशकश करने के लिए नई नई तकनीकों का उपयोग करते हैं, यानी कि नई टेक्नोलॉजी को जो आत्मसात करते हैं, लोगों के लिए प्रस्तुत करते हैं, ग्राहकों के लिए प्रस्तुत करते हैं, और ये कई प्रक्रिया के तहत होता है, उसे ही बोलते हैं फिनटेक उद्योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए फिनटेक क्षेत्र को सुरक्षा पर लगातार काम करना चाहिए। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह क्षेत्र इस बात की तस्दीक करता है कि जब नवाचार को बढ़ावा देने वाली सरकार और युवा और आविष्कारशील दिमाग एक साथ आते हैं तो किस तरह अजूबों को भी साकार किया जा सकता है। उन्होंने संदेश में कहा कि समावेश के लिए नवाचार हमारा मंत्र है और इसमें हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार रेमिटेंस चार्ज को घटाकर 0 के पास करने की कोशिश में जुटी हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अब रुपे कार्ड से हो सकेगा यूपीआई भुगतान। अब उपभोक्ता रुपे क्रेडिट कार्ड के जरिए यूपीआई भुगतान कर सकेंगे। नेशनल
पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मंगलवार को यूपीआई प्लेटफॉर्म्स पर रुपे कार्ड को लॉन्च किया गया। अभी यह सुविधा पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक के रुपे कार्ड पर दी गई है। धीरे धीरे यह अन्य बैंकों के रुपे क्रेडिट कार्ड पर भी दी जाएगी। यूपीआई का संचालन करने वाली एनपीसीए ने कहा है कि इस कदम से ग्राहकों और कारोबारियों दोनों को फायदा होगा। इससे ग्राहकों के लिए भुगतान के नए रास्ते खुलेंगे, वहीं कारोबारियों को ज़्यादा खपत का लाभ मिलेगा। रुपे क्रेडिट कार्ड को से जोड़ने के लिए क्रेडिट इकोसिस्टम का दायरा काफ़ी बढ़ाया जाएगा। एनपीसीआई ने कहा कि रुपे क्रेडिट कार्ड को वर्चुअल पेमेंट एड्रेस से भी जोड़ा जाएगा। इससे भुगतान लेन देन सुरक्षित होगा। रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई लाइट और भारत बिल पेमेंट सिस्टम पर लागू किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से। इंटरनेशनल पेज में पहली न्यूज़ है कि रूस में विलय के लिए डोनबास और लुहांस्क में होगा जनमत संग्रह। यूक्रेन के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पीछे हटने वाले रूस ने डोनेस्क व लुहांस्क में के औपचारिक विलय के लिए ऐसी चाल चली है जिससे यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका व उसके सहयोगियों की चिंता बढ़ सकती है। रूस समर्थित अधिकारियों ने स्वघोषित डोनेस्क पीपुल्स रिपब्लिक व लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक के साथ साथ खेरसान व जपोरिजिया में मतदान कराने का आग्रह किया है। लुहांस्क के अलगाववादियों की संसद ने 23 से 27 सितंबर के बीच मतदान के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। यूक्रेन पर रूसी हमले के पहले डोनेस्क व लुहांस्क ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारतीय राजदूत से मुलाकात कर सुंदर पिचाई बोले, तकनीक के क्षेत्र में भारत की हर मदद करेगा गूगल। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात कर तकनीक से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अहम चर्चा की है। इसके साथ ही उन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत के प्रति गूगल की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि तकनीक के मामले में गूगल भारत की हर तरह से मदद को करने को तैयार है। यह पहला अवसर था जब तकनीक के क्षेत्र की अग्रणी कंपनी गूगल के सीईओ वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास पहुंचे थे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। श्रीलंका को सोलर पैनल के आयात में चाहिए भारत या चीन की मदद। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की कमी से संकट और बढ़ता जा रहा है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी से परेशान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए श्रीलंका अब सोलर पैनलों के आयात के लिए भारत या चीन से मदद मांगेगी। वहीं भारतीय उच्चायोग ने मदद से इनकार की है। खबरों का खंडन करते हुए मंगलवार को दिए बयान में कहा गया है कि श्रीलंका की मदद करता रहेगा, विशेष रूप से अपने दीर्घकालीन निवेश के वायदे को पूरा करेगा। तो ये आज का 21 सितंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।